वक्त किस नंबर 33। शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में एक लंबी मेज़ के गिर्द उस वक्त फरवा अपनी कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी। कुछ मुल्क से बाहर रहती थी और कुछ मुल्क से बाहर जाने वाली थी। बुनियादी तौर पे ये एक वेयरफेल पार्टी थी। महरमा आज शामी सफ़ीर के साथ वापस आई थी और उस वक्त वो फरवा के साथ वाली कुर्सी पे बैठी थी, मुस्कुरा कर औरतों से बातें करती हुई। वैसे हनी, महर तो बिल्कुल भी नगीन की बेटी नहीं लगती। कहाँ वो इतनी अकड़ और तन कर रहने वाली और कहाँ महरमा स्वीट और प्यारी सी। फरवा के एक दोस्त ने लुकमा दिया तो फरवा नज़ाकत से मुस्कुराई। चिलमलाती सब साड़ी में उसका बूढ़ा हुस्न मकरू लग रहा था। महरमा ने उसकी साड़ी जैसी ही सब साड़ी पहन रखी थी। वो दोनों आइडियल सास बहू मशहूर थे। फरवा, वैसे नगीन और तुम्हारे ताल्लुकात, मतलब तुम समझ रही हो ना। फिर नगीन ने तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी कैसे दे दी? याद है एक बार हम घर आए थे तुम्हारे, कितना हंगामा किया था उसने। अब के एक और औरत बोली थी। महर ने जुज़बुज़ होकर पहलू बदला था और फरवा ने याद करना चाहा वो हंगामा कैसा था। माजी, ये उन दिनों का जिक्र है जब नगीन और वहाज को महर की पैदाइश के बाद अपने घर शिफ्ट हुए। दूसरा रोज़ था। नगीन को अपने किसी ज़रूरी चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। वो हसीना बेगम के साथ अस्पताल गई थी। पीछे महरमा की देखभाल वहाज के ज़िम्मे लगा कर गई थी। उसी रोज़ फरवा की कुछ दोस्तों ने सुल्तान मंजिल आना था। फरवा ने उनसे कह रखा था वो उन्हें महर से मिलवाएगी। वो जितना भी खुद को महरमा से लाताल्लुक़ ज़ाहिर करने की कोशिश करती थी उतना नाकाम रहा करती थी। उसके लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि महर उसके साथ उस घर में नहीं रह सकेगी। वो कुछ भी करके महर को अपने करीब रखना चाहती थी। नगीन घर पे नहीं थी, सो फरवा ड्राइवर के साथ उसके घर चली गई और महर को अपने साथ ले आई। वहाज मना नहीं कर सका। सच था वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। वो मुसलसल रोए ही जा रही थी। वो घर आई तो उसकी दोस्तें आ चुकी थी। खाने के दौर चले, बातें हुई, ग़ीबतें हुई। महरमा कभी एक तो कभी दूसरी औरत के हाथ में होती और फरवा फ़ख्र से उसे देखती रहती। उसी असना में धार से लाउंज का दरवाज़ा खुला और नगीन अंदर आई। उसके चेहरे पे सख्त गुस्सा था। अपनी बेटी को एक औरत के हाथ से झपटने के अंदाज में छीना। फरवा हक-दक सी उसे देखे गई। मेरी बेटी को अपने घर से लाने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? वो घर आई थी, जानती भी हो इसकी तबीयत कितनी ख़राब है और तुम। वो 2 कदम आगे आई। तुम्हारी तरबियत कितनी ख़राब है। तमाचा था जो फरवा के मुंह पे लगा था। उसे एक हजूम के दरमियान ऐसी ज़िल्लत सहनी होगी उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी बेटी को अपने साय से भी दूर रखो। फरवा, तुम जैसी गोल्ड डिगर नहीं बनना उसे। वह हकारत से कहती बाहर निकल गई। वो नगीन थी, गुस्सैल, जजमेंटल और बातें दिल में रखने वाली। बाहर जाकर वो अपनी ही बातों पे पछताने वाली थी। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। महर को उस घर और अपने करीब रखने के इरादे मज़ीद पुख्ता हो चुके थे और फिर उसने वही किया। उस रोज़ उस डॉक्टर को नगीन और वहाज के पास भेजने वाली वही थी। उसका मंसूबा मुख्तलिफ था। वो वहाज को नगीन और अपने भाई की कुछ तस्वीर भेजकर शक में मुब्तला करना चाहती थी, लेकिन फिर उसका उल्ट हुआ। नगीन खुद ही गुस्से और ज़िद के चलते वहाज और महर का DNA करवाने चली गई। अगर वो अपना और बच्चे का DNA करवा लेती तब भी शायद उसकी शादी किसी तरह बच सकती थी। लेकिन जब तक इंसान कुछ समझ पाता है, गुस्सा उसका बहुत सारा नुकसान कर चुका था। वहाज नगीन को घर छोड़कर खुद बाहर चला आया था। वो सिर्फ इस बात से गुस्सा था कि नगीन उनके बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकी। उसके किरदार के बारे में तो वो कुरान भी उठा सकता था। उन दोनों के नसीब में शायद यही लिखा था। वहाज का एक्सीडेंट प्लान था, लेकिन वो जल्द होश में आ जाता। फरवा ने डॉक्टर्स की मदद से उसे कुछ इंजेक्ट करवाया कि वो कोमा में चला गया और फिर अपनी ही जानिब से तलाक के झूठे कागजात उसे भेज दिए। वो खुद से कहती रही कि वो ये सब महर के लिए कर रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि अपनी और शम्स की बर्बाद होती शादी और नगीन की फलती फूलती शादी उसके लिए अजाब बन चुकी थी। नगीन तलाक के कागजात लिए घर चली आई थी। ये वो दिन था जब उसने महर माँ को फरवा की गोद में फेंकने के अंदाज में डाला था। ये बच्ची एक दिन तुम्हारा अपना गला घोंटेगी, याद रखना। बस एक सतर, बस यही सतर कही थी उसने और चली गई। उस दिन के बाद से आज के मौजूदा दिन तक फरवा ने हर तरह से महर माँ को अपने साथ रखते हुए भी अपना रंग नहीं चढ़ने दिया। वो उसकी सैनिटी बरकरार रखना चाहती थी। दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलकर उसे अपने लिए भी कभी तर्याक नहीं मिल सके थे। मौजूदा दिन
फरवा तमकनत से कुर्सी पे बड़ा जमान थी, साथ वाली कुर्सी पे महर और सामने खड़ा फोटोग्राफर। वो दोनों इंस्टाग्राम की आइडियल सास बहू थी। महर मुस्कुरा रही थी, औरतें हसरत से उन दोनों को देख रही थी। एक परफेक्ट खुशहाल फैमिली। उन्हें भी ऐसी बहू चाहिए थी। अगले दिन उमर हयात ऑफिस चला आया। सफ़ीर वापस आ चुका था। एक डील थी जो उसकी वजह से डिले हो रही थी और सख्त नफरत थी उसे पैसों के मामले में किसी रुकावट के पेश आने की। वो अपने ऑफिस से निकल आया। सफ़ीर के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। वो जो किसी फाइल को देख रहा था उसे देखकर चौंका और अगले लम्हे गुस्से से उठा। उसकी रंगत में सुर्खियाँ घुलने लगी थी। उमर को देख उसका पारा चढ़ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की? उस दिन तुमने मुझे ड्रग्स दी थी, जानते हो मैं तुम्हें सू कर सकता हूँ। उमर 2 कदम आगे आया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शौक से करो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें ड्रग्स दी? उसका लहजा संजीदा था। मेरे पास सीसीटीवी है। मेरे ऑफिस में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तुम्हें साफ साफ मुझे ड्रग्स लेते देखा जाएगा। वो चबा चबा कर बोला। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। गौर से मेरे माथे पे देखो, कहीं गधा लिखा नज़र आ रहा है क्या? वो हद से ज़्यादा संजीदा था। सफ़ीर ने झम्बे से उसको देखा। नहीं नज़र आया ना? उमर ने कहना जारी रखा। जाहिर है, कैसे नज़र आएगा? मैं गधा थोड़ी हूँ। तुम्हारे रूम समेत पूरे ऑफिस की फुटेज 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करवा चुका हूँ मैं तुम्हें। सफ़ीर गुस्से से कहता आगे आया। जब तुम्हें लगे सिर्फ प्रिविलेज्ड इंसान कामयाब हो सकता है तो मेरे बेटे सफ़ीर को देखना और इंस्पायर होना। सफ़ीर ठहर गया। आंखों की पुतलियाँ साकित हो गई। जज साहब कहा करते थे, तब जब मैं डाउन होता था, जब मुझे लगता था इस मुल्क में सिर्फ रिश्वत और सिफारिश चलती है, तब वो मुझसे यही कहा करते थे, सेल्फ मेड टैलेंटेड चार्मिंग सफ़ीर, तुम मेरी फेरी टेल के प्रिंस थे। उमर सादगी से कह रहा था। सफ़ीर को अपनी टांगों पे खड़े रहना मुश्किल लगा। आंखें गुलाबी पड़ने लगी, गर्दन झुक गई। मैं तुमसे इंस्पायर होता था, तुमसे सीखता था। जिस तरह एतमाद से तुम स्टेज पे खड़े होकर बातें करते थे, मैं तुम्हारे बोलने से मोटिवेट होता था। तुम अलग थे, तब तुम बहुत अलग थे। आज का सफ़ीर सुल्तान वैसा नहीं है। क्या बड़े पापा वाकई ऐसा कहते थे? वो हल्की शिकस्ता आवाज़ में पूछ रहा था। वो वाकई ऐसा कहते थे। एवन के हर बच्चे बड़े सबसे कहते थे, सफ़ीर उनका बेटा है, फातेह है। मैं फातेह नहीं हूँ। वो रंजीदगी से बोला। तुम फातेह हो। उमर ने जोर दिया। सफ़ीर ने गर्दन उठाकर उसको देखा। तुम बस गिर गए हो और उठ नहीं पा रहे। असल फातेह वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं है। फातेह वो होता है जो गिरकर उठना जानता है, जैसे मैं उठा था। सफ़ीर हैरत से उसे तक रहा था। उसकी भूरी आंखें बेचैन थीं। मैंने बादशाही देखी थी, मोहल्ले का सबसे अमीर बच्चा था मैं, लेकिन फिर कुछ हुआ कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने आसाइशात छोड़नी पड़ी थी। मैं भी तुम्हारे जैसा ज़हीन था, लेकिन मैं सीएसएस के पर्चे में फ़ेल हुआ था। मैं भी गिरा था सफ़ीर, लेकिन मैं उठा, क्योंकि मैं असल फातेह था, क्योंकि मैं नाकाबिले तस्खीर था। टूटी शादी, पेपर में नाकामी, दिल का टूटना, ये सब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको गिरा देते हैं, लेकिन आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उठना जानते हो। तुम मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद क्यों? क्या ये कोई नई चाल है तुम्हारी? वो इस्तेज़ाज़ से कह रहा था। उमर ने एक लापरवाह नज़र उस पर डाली। मुझे तुम्हें गिराने के लिए इन ओछे हथकंडों की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। तुम मुझे आज भी उतने ही नापसंद हो जितने पहले थे, लेकिन तुम मेरे जज साहब के फेवरेट थे और उनके फेवरेट लोगों को गिरते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ड्रग्स को इस तरह खींच कर खुद से नहीं निकाल सकते। खुद पे काम करो, खुद को वक्त दो, अपना इलाज करवाओ। वो 2 कदम आगे आया। और अपनी कहानी के विलन को ढूंढो। तुम ड्रग्स नहीं लेते थे, कोई तुम्हें ड्रग्स दे रहा है, उसे ढूंढो, उसकी गर्दन दबोचो। वो बोलकर मुड़ गया। सफ़ीर हैरतों में घिरा उसे देखे गया। वो दरवाजे पे पहुंचकर मुड़ा, सफ़ीर को देखा और कहना शुरू किया, अपनी शादी को चांस दो सफ़ीर। अगर तुम्हें लगता है तुम कल जाकर फ़लाँ इंसान के साथ खुश रहोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर कोई इंसान अपनी मौजूदा हालत में खुश नहीं है तो वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं हो सकता। सफ़ीर ने तंजिया सर झटका। अगर ऐसा होता तो मज़दूर अपनी मज़दूरी में खुश रहता, आगे जाने के ख्वाब ना देखता। स्टूडेंट अपनी मौजूदा स्ट्रगलिंग हालत में खुश रहता, आगे जाकर आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश न करता। मेरी खुशी जिसके साथ है तुम जानते हो। उमर ने दरवाजे से टेक लगाकर बूटों की कैंची बना ली। चंद सानिया उसको देखा।
मज़दूर अगर ये सोचकर ज़्यादा मज़दूरी करता है कि वो ज़्यादा पैसों से खुश होगा तो वो गलत है। वो ज़्यादा पैसों से अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है। खुशी एक मुख्तलिफ चीज़ है। वो पैसे या मकाम से नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है, आपको मौजूदा हालत होती है। वो सफ़ीर को देखते हुए संजीदगी से कह रहा था, जिस इंसान के साथ तुम्हारी खुशी है उसकी खुशी उसने सीने पे दस्तक दी। मेरे साथ है, वो मेरे साथ खुश है। तुम दोनों ने मंगनी के बाद एक अरसा साथ गुजारा था। क्या तुम खुश थे? क्या वो खुश थी? सफ़ीर के दिल पे जैसे घुन सा लगा था। उसने कितने जतन किए थे, लेकिन क्या वाकई वो कभी उसके साथ खुश हुई थी? उसे भूलो और आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए खुशी तुम्हारी मौजूदा हालत है। इंसान कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकते। खुशी आप खुद हैं, आपका असल है। वो मतानत से कहकर दरवाज़ा खोले बाहर निकल गया। सफ़ीर की गुलाबी पड़ती आंखों में अब के वाज़े बेबसी थी। सुल्तान मंजिल में हसीना के कमरे में आओ तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर सलाम फेर रही थी। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। महरमा दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर उन्हें देखे गई। भूरे बाल पुश्त पे फैलाए, जामनी रंग के सादा जोड़े में मलबूस, वही आसियत से उन्हें देख रही थी। हसीना सलाम फेर कर उठी, जाए नमाज हाथों में लिए बेड की तरफ आई। तभी उनकी नज़र दरवाजे पे खड़ी महर पे पड़ी। एक नज़र उसको देखा, फिर रुख मोड़ लिया और अपने बेड पे पैर लंबे किए बैठ गई। सर बेड ग्राउंड से टिका दिया। महरमा छोटे छोटे कदम देती उनके पास बेड तक चली आई और फिर उनके करीब बैठ गई। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। आई एम सॉरी मामा, उसने हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया। मैं आपके लिए, हाले के लिए और हसन के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं बोल सकी। मैं न्यूट्रल रही क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी, ये तुम्हारी चॉइस थी। उन्होंने नरमी से टोका। मैं क्या करती मामा, मेरे ससुराल का मामला था। मैं फरवा मामी को ना नहीं कह सकती, मैं शम्स अंकल को कुछ नहीं कह सकती, वरना सफ़ीर मुझसे नाराज़ हो जाते। वो बेबसी से कह रही थी। आप मेरी सिचुएशन समझें प्लीज़। महरमा, तुम कभी भी किसी भी दौर में मजबूर नहीं थी। तुमने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा से किया। तुम हाले के लिए नहीं बोली क्योंकि तुम वाकई चाहती थी कि हाले उस घर से चली जाए। महर के चेहरे पे जैसे किसी ने खौलता तेल डाल दिया। जलन सी जलन थी। मैं समझ सकती हूँ तुम तब क्यों नहीं बोली। तुम हसन के लिए इसलिए नहीं बोली क्योंकि तुम अपने शौहर की नज़रों में अजीम बनना चाहती थी। क्या तुमने कभी मुंह पे जूता खाने वाला आदमी देखा है? अगर नहीं तो तुम्हें चाहिए था महर को देखो। मैं इन दोनों जगहों पे कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में लालच की हद देखना चाहती थी। मैं तुम्हें अपने मकाम से मुकम्मल गिरते हुए देखना चाहती थी। मुझे देखना था कि तुम्हारी पस्ती की हद क्या है। मामा, आई कैन एक्सप्लेन, महर ने बदिक्कत कहना चाहा। यू कांट एक्सप्लेन नाउ, द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ लाइंग, उन्होंने ठंडे ठार लहजे में कहा था। तुम हसन और हाले के लिए नहीं बोली। मैं चुप रही, लेकिन उस दिन तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, मेरे लिए बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं वो औरत हूँ जिसने तुम्हें तब पाला जब तुम्हारी अपनी माँ ने तुम्हें डिसोन कर दिया था। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम लालची औरत हो। तुम्हारे अंदर मोहब्बत के लिए लालच है, रीस और हासिद हो तुम। अपना शर तुमसे कंट्रोल नहीं होता और मैं हाले की माँ हूँ। एक बार जिसे छोड़ दिया उससे दफना दिया। मेरे सामने मत आया करो। उनके लहजे में सख्ती नहीं थी, वो बस आम अंदाज में कह रही थी। महर की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। आप वो औरत हैं जिसे मेरी माँ ने मरते वक्त मेरी जिम्मेदारी दी थी। क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगी? उसके लहजे में दुख था। हसीना सीधी हो बैठी, बेतासुर खाली आंखों से उसे देखा। मैंने उस रात तुम्हें हाले से बात करते सुना था महर। वो जहाँ थी वहीं सुन रह गई। तुम मेरी बेटी को उसके शौहर के खिलाफ कर रही थी। खुद पे आई माफ़ कर दी जाती है, अपनी औलाद पे आई कोई माँ माफ़ नहीं करती। और ये तो तुम्हें मैं बताऊंगी ना कि तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुम्हारे बारे में क्या कहा था। महरमा लर्जती हुई टांगों से उठी। उसे यहाँ अपने आसपास ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस हुई। उसे यह औरत अजनबी लगी थी। वो जो माँ लगा करती थी आज वो गैर थी, बिल्कुल, बल्कि गैरों से भी अलग। उसके बाहर निकलते ही हसीना ने आंखें बंद कर ली। नगीन ने आखिरी वक्त में उनसे जो कहा था वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती थी। माजी। नगीन को एम्बुलेंस में डाले। वो अस्पताल की तरफ जा रहे थे। आंसू भल भल उनकी आंखों से बह रहे थे जब नगीन ने उखड़ती सांसों के दरमियान कहना शुरू किया। आप हमेशा मुझसे पूछा करती थी ना, वहाज ने मुझे तलाक क्यों दी? वो बामुश्किल बोल रही थी। उसका सांस टूट रहा था। ज़ख्म कराने पे मजबूर कर रहे थे, लेकिन शायद आज वो आखिरी बार बोलने वाली थी।
मैंने आपको कॉल की थी, मैंने आपसे पूछा था वो किसकी बेटी है। वो लंबे लंबे सांस लेती, चंद आखिरी बातें कह लेना चाहती थी। हसीना का सांस रुक गया, आसपास की गर्दिशें रुक गई। आपने कहा वो मेरी बेटी है और मैंने मान लिया। आपने झूठ कहा था, मैंने झूठ आगे बढ़ाया और वो झूठ फैलकर हमारा रिश्ता निकल गया। उसके अल्फाज टूटे फूटे थे, आवाज़ आहिस्ता, लेकिन इतनी बुलंद ज़रूर थी कि अगले कई साल हसीना मिराज को कूड़ों की सूरत लगती रही। मैं किसी को क्या बताती कि आपने फरवा के साथ मिलकर मेरे रिश्ते में झूठ डाला था। मैं अगर बता देती तो अब्बा उसी दिन आपको तलाक दिलवा देते। मैंने खामोशी चुन ली और आपको बचा लिया। आज जब मुझे पता चला कि वहाज ने मुझे तलाक नहीं दी थी। हसीना बस बुत बनी उसे सुन रही थी। आपने झूठ बोला था भाभी, वो नहीं थी मेरी बेटी। और इस तरह उनके आखिरी अल्फाज थे, मेरी बेटी। वो बेहोश हो गई थी या फिर मर गई थी। उस दिन वो अकेली नहीं मरी थी, उस दिन हसीना अंदर से मर गई थी। नगीन की मौत और तलाक का गिल्ट उन्हें अंदर से खाया जा रहा था। ऐसे में उन्हें महर पे भी तरस आया करता था। वो बच्ची उनकी वजह से यूसुफ सुल्तान की नाकदरी सह रही थी। अगर उस दिन उन्होंने महर के बारे में झूठ ना कहा होता तो शायद वो बच्ची अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। सब उनकी वजह से हुआ था। हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले रखी थी। ऐसे में उनका रुझान खुद ब खुद महर माँ की तरफ बढ़ गया। वो उसे अच्छी तरबियत देना चाहती थी, अच्छी ज़िंदगी और अच्छी माँ। गिल्ट उन्हें रातों को जगाता था। अपनी औलाद, शौहर, घर बहुत पीछे रह गया था। अगर कुछ बाकी था तो ये फिक्र कि अगर क़यामत के रोज़ महर की माँ ने उनसे पूछा कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या मामला किया, तो उनके पास क्या जवाब होगा। हाल तस्बीह उनके हाथ में थी। माजी को याद करके उनकी आंखें आज भी पहले दिन की तरह नम थी। बेड की साइड दराज से अपना मोबाइल उठाकर उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पे लगे हाले की तस्वीर खोल ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। उनकी आवाज़ बेहद हल्की थी। मुझे बहुत दुख है कि तुम माँ की मोहब्बत के लिए नीडी और डिस्परेट बन गई। मैं तुम्हारे हक अदा नहीं कर सकी, मुझे माफ़ करना। उनकी आंखें नम थी, दिल पसेज रहा था। औलाद की जुदाई अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। लेकिन कुछ जुराइम होते हैं जिनकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, उन्हें भी भुगतनी थी। अपने ऑफिस के कमरे में बैठा उमर अयाद खुद को लैपटॉप की चलती स्क्रीन में गुम किए बैठा था। कोट स्टैंड पर लटका था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के बाजू मोड़ रखे थे, माथे पे गिरते बालों से बेनियाज वो बस संजीदगी से टाइप कर रहा था। दफ़तन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उमर ने कम इन कहकर नवार्द को अंदर आने की इजाज़त दी। नवार्द शम्स सुल्तान थे, सुरमई सूट में मलबूस, बालों को सलीके से जमाए वो निकसिक से तैयार थे। वो आए, उमर के सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठे और फिर दिलचस्पी से उसे काम करते हुए देखे गए। तुम जानते हो तुम्हारे आने से मुझे कितने फ़ायदे हुए। जब से आए हो एक बार भी कोई कप टूटने जितना नुकसान भी नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, मैं खुशबख्त हूँ। मुझे कारोबार में घाटे नहीं होते। अम्मा कहती हैं मैं जिस काम में हाथ डालूँ अल्लाह उसमें बरकत देता है। वो बेनियाजी से सर झुकाए टाइप करते हुए बोला। शम्स धीरे से हंसा। तुम कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। नहीं? हाँ हूँ, मुझ पे ये सूट भी करता है। अब अगर अकरम सुल्तान होल्डिंग का ऑफिस बॉय सेल्फ ऑब्सेस्ड होने लगे, सोचिए कैसा लगेगा। शम्स सबके ज़ोर से हंसे थे। वो बातें अच्छी कर लेता था। मैं हेवन बेच रहा हूँ। अब की उम्र के टाइप करते हाथ सुस्त हुए थे। मुझे लगता है वो बच्चे अब उस गलीज़ और गंदे माहौल में नहीं रह सकते। उन्हें निकाल कर कहीं और शिफ्ट करूँगा। वो बाज़ाहिर फ़िक्रमंदी से कह रहे थे, लेकिन उमर जानता था हकीकत क्या है। किसे बेचेंगे? फ़हीम मिर्ज़ा, उसकी ब्रिटिश पाकिस्तान रेस्टोरेंट चेन है। उमर ने गहरी सांस ली। मैं आपका मुलाजिम नहीं, पार्टनर हूँ। सो बी ऑनेस्ट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप हेवन बेच दें या फिर रख लें। मैं आपको अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आप चाहें। शम्स आगे को हुए, संजीदगी से उसे देखा और आंखों से ही आगे जारी रखने का इशारा किया। मिर्ज़ा आपको कितना दे रहा है? कोई 15% अपने प्रोजेक्ट में, बस यही ना? शम्स ने इस्पात में सर हिलाया। और आपसे मार्केट प्राइस पे ज़मीन खरीदेगा। आपको क्या फ़ायदा हुआ? उसके प्रोजेक्ट में सारी उम्र के लिए मेरा हिस्सा रहेगा। और गलत, उस प्रोजेक्ट में तब तक आपका हिस्सा रहेगा जब तक वो प्रोजेक्ट मिर्ज़ा का है। क्या आपको नहीं लगता मिर्ज़ा आपको डॉज दे रहा है? वो अगले ही हफ्ते उस प्रोजेक्ट को डबल कीमत पे किसी गोरे को बेच देगा और वो ऐसा कर सकता है। अब के बाद कुछ शम्स को समझ आ रही थी। वो प्रोजेक्ट बेच देगा और आपके हाथ क्या आएगा? अठन्नी भी नहीं। जब आपके पास सोना देने वाली मुर्गी है तो उसे दाने के लिए किसी और घर क्यों बेचना? दूसरी बात, फ़हीम ने आपकी भतीजी को अगवा किया था। क्या आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप उसे ही हेवन बेच देंगे?
वो आपके और मेरे घर की औरत की इज्जत पे हाथ डाल चुका है। क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि उसी के साथ हाथ मिला लें? देखिए, मैं ऐन वक्त पे अब उसे मना नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। शम्स सबके परेशान सा होके पीछे को हो बैठा। उमर की आंखें चमक उठी, पर इसरार शैतानी चमक। कौन कहता है मना कर दे? गेम मत बदले, खेलने के असूल बदल ले। कैसे? शम्स को ताज्जुब हुआ था। 3 माह तक हेवन का ख्याल भी जहन में न लाए। इसके बाद ये करें कि एक नीलामी रख लें, वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े कारोबारी लोग लाना मेरा काम है। असल में वहाँ सब प्यादे होंगे, मैं आपके लिए तर्ब का पत्ता लाऊंगा। मीर वाज फरीद? शम्स बेयकीनी से पीछे को हुआ। वो मुल्क का सबसे अमीर आदमी है, मैं उसे लाऊंगा, वो सबसे ऊंची बोली लगाएगा और हम रेट बढ़ाते जाएंगे। 10 मिर्ज़ा मिल भी जाए ना तो मीर साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बोल नहीं रहा था, सहर फूंक रहा था, लालच का जाल बिछा रहा था। और लालची आदमी ज़्यादा के लालच में आ जाया करते हैं। शम्स की आंखें चमक रही थी, फिर यकदम उनकी चमक मशकूक हुई। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करोगे? अब ये मत कहना कि तुम मेरे पार्टनर हो। भला भला, उसने कोफत से हाथ झुलाया। उमर मुस्कुराकर आगे को हुआ, गाल के गढ़े भी साजिश में शामिल होने लगे। मैं आपको कोई फरिश्ता लगता हूँ? वो पूछ रहा था, चेहरे पे शैतानियत तारी किए। मैंने पहले ही दिन कहा था मैं फैमिली पर्सन हूँ और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बात यह है कि मेरी बीवी को हेवन चाहिए। शम्स का सांस सीने में अटक गया, बेख्तियार ऑक्सीजन की कमी से महसूस हुई। जाहिर है, मैं 10 दफ़ा पैदा होकर आ जाऊँ तब भी मैं आपके और इस सिस्टम के मुकाबले नहीं आ सकता। या तो मार दिया जाऊँगा या कुचल दिया जाऊँगा। इसलिए वो बाजू मेज़ पे रखे आगे को झुका। मैं अपनी बीवी को एक ख्वाब दिखाऊँगा, हेवन को ख़रीदने का ख्वाब। जब नीलामी होगी और वो वहाँ अपने चंद लाख के कार्स बुलंद करेगी, तब उसे सब समझ आ जाएगा और वो वापस मेरी तरफ आ जाएगी। अपनी फैमिली को बचाने का एक यही तरीका है मेरे पास। अब आगे आप देख लीजिए। शम्स सोचती नज़रों से उसे देखे गया। और अगर मैं ये सब करने से मना कर दूँ तो? उमर ने कंधे उचकाए। तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट जाएंगे, सो करेंगे, पेशियाँ होंगी, फैसला अटक जाएगा और तब तक आप हेवन भेज भी नहीं सकेंगे। और यहाँ भी मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। अगर कोर्ट कचहरी शुरू हो गई तो पैसा पानी की तरह बहेगा। आपकी तो खैर है, मैं फैमिली बचाने के चक्कर में सड़क पे आ जाऊँगा। इसलिए बीच का रास्ता अपना लेते हैं, आपका भी फ़ायदा और मेरा भी। तुम जानते हो ना मीर वाज किन कामों के लिए मशहूर है? उमर ने इस बात में सर हिलाया। पैसा, ताकत, गैर कानूनी काम। तुम चौथी चीज़ भूल रहे हो। शम्स ने याद दहानी करवाई। वो छोटा काम तब करता है जब उसके साथ किया वादा तोड़ा जाए। हम दोनों में से ऐसा कौन करेगा? शम्स मुस्कुराया और कोट के बटन बंद करता उठ खड़ा हुआ। तुम फरिश्ते लगते थे, लेकिन आज यकीन हो गया तुम भी इंसान हो उमर, और इंसान लालच और शर से हार जाया करते हैं। मुझे मंजूर है, वो कहकर दरवाजे की जानिब मुड़ गया। पीछे उमर के तासुरात सख्त हो गए। ना मैं फरिश्ता हूँ, ना मैं इंसान। मैं कहानी का विक्टिम था, और विक्टिम विलन बन जाए तो सब जायज़ हो जाया करता है। वो आहिस्तगी से बुड़बड़ाया और दोबारा लैपटॉप पे झुक गया। सुरमई पेंट वाली दीवारें उसे काम करते देखती रही। उमर हयात के बंगले पे मगरिब बासी हो चुकी थी। उसे ऑफिस से आए थोड़ी ही देर हुई थी। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद वो किचन में चला आया था। आजकल खाना बख्श बनाता था। रोटी कभी वो बना देता था, कभी तंदूर से आ जाया करती थी। ये वक्त खाने का नहीं था, सो वो लॉन में चला आया, जहाँ हाले अपना कॉफ़ी का मग लेकर बैठी थी। बाल उलझे जोड़े में मकीद थे, जिनसे लटे निकल निकल कर गर्दन को छू रही थी। अपने आगे कई सारे अखबारात के तराशे बिखेरे वो मसरूफ़ सी थी। वक्तन फ़वक्तन मग उठाकर लबों से लगा लेती थी। वो उसे देखते हुए उसकी जानिब चला आया, धप से उसके बराबर सोफे पर बैठा और हाथ आगे बढ़ाकर उसका मग उठा लिया। हाली ने सर नहीं उठाया। तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें दूसरों की चाय कॉफ़ी पीने से मना नहीं किया? वो मसरूफ़ सी बोली थी। नहीं, वो कहते थे किसी का झूठा पीना सवाब है, मैं तो बस अपनी आखिरत संवार रहा हूँ। उसके जवाब पे हाले ने बेख्तियार खुद को उससे बात करने पे कोसा था। अम्मा कहती हैं उनके ज़माने की बीवियां शौहर के घर आते ही कोने खुदरों में छुप जाया करती थी। मजाल है जो उनके मुंह से कोई आवाज़ निकलती हो। उसने हाले के इल्म में इजाफा किया। क्यों, उनके शौहर थे या कच्चे के डाकू? कच्चे सिंध का एक इलाका है जो कि अगवाकार डाकू और हथियारों के लिए मशहूर था। कोई आम आदमी उस इलाके की राख भी नहीं पा सकता था। वैसे कच्चा मेरी टीम
प्लेस है, एक दिन वहाँ ज़रूर छापा मारूंगा, वो हसरत से कह रहा था। अम्मा के एक ही बेटे हो, क्यों उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा करने का सोचे बैठे हो? अब के उसने सर उठाया था, हाथ में पकड़ा बॉल पॉइंट उंगलियों में घुमाते हुए संजीदगी से पूछ रही थी। छोड़िए वो सब, ये बताइए ये क्या कर रही हैं? उसने अखबार के तराशों की तरफ इशारा किया था, साथ कॉफ़ी का मग होंठों से लगाया। नौकरी ढूंढ रही हूँ, वो चेहरा उसकी तरफ मोड़कर बोली। उमर ने अचंभे से उसको देखा। आपको लगता है आप ये चंद हज़ार की नौकरी करेंगी, वो भी अपने इस तालीमी रिकॉर्ड के साथ? उसके लहजे में तंज नहीं था, लेकिन फिर भी हाले को अपने गाल दहकते महसूस हुए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मजबूरी इंसान से सब करवा लेती है। मैं खुद को इस सब के लिए तैयार कर लूँगी। तुम अपने काम से काम रखो। अच्छा? उमर ने हाथ जलाया था, जैसे उसकी तकरीर को सर से हटाया हो। वो जो लिपस्टिक लगाती है ना, 6,000 की है, जूते 10-15 हज़ार के पहनती है, और जोड़े उनका तो पूछिए मत। ये नौकरियां आपकी 1 महीने के मेकअप का खर्चा भी नहीं निकाल सकेंगी। खुद को थकाइए मत, वो नरमी से कह रहा था। कुछ लोग होते हैं आले, जिन्हें हुकूमत करने भेजा जाता है, जो हुक्म देने के लिए पैदा हुए होते हैं, जिनका वाहिद टैलेंट लोगों से बातें मनवाना होता है, जैसे कि आप। हाले रुक कर उसे देखे गई। आपने सुनना नहीं सुनाना सीखा है, बल्कि आपको यही आता है। ये जॉब्स 2 दिन में भी नहीं टिक सकेंगी। आप हमेशा से अपनी बॉस खुद रही हैं। वो बनने की कोशिश ना करें जो आप हैं ही नहीं। छोटे पैमाने पे ही सही अपना काम करें, जहाँ आपको किसी की सुननी ना पड़े, जहाँ आप सुनाती हो। वो बोलकर खामोश हो गया और अब अपनी कॉफ़ी के घूंट भरने लगा। थोड़ी देर तक हाले खामोश रही, फिर नज़रें उठाकर उसको देखा। मेरे पास सरमाया नहीं है। उसकी आवाज़ हल्की और शिकस्ता थी। अगर मेरा जेवर मैंने लॉकर्स में ना रखवाया होता तो इस वक्त मेरे पास एक ख़जाना होता। खैर, ख़जाना तो आपके पास अब भी है, वो लापरवाही से बोला। हाले की आंखें चमक उठी। कैसे? ये मैं, इतना बड़ा ख़जाना आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ? मैं अगर हाथ भी झाड़ूँ तो नोट गिरेंगे। नोट, वो किसी सल्तनत के राजा की तरह कह रहा था। अगर आप अपना बकाया जेवर मेरे पास गिरवी रखवा दें तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, अब सरमाए के तौर पे इस्तेमाल कर लें। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे होंगे? वो मायूस हुई थी। उमर ने गहरी सांस ली। कहो कि मेरा दिल बैठा जा रहा है और मेरा बीपी लो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कर्ज़ा ऑफ़र करता हूँ, जितना चाहे ले लें। आप कोई बिज़नेस प्लान बनाइए, इसके बाद मैं आपको रकम दे सकता हूँ। हाले का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई 2 साल की बच्ची हो। उसका दिल किया था ज़ोर ज़ोर से चीखे। उमर आज पहली बार उसे इतना अच्छा लगा था। फटते जज्बात से वो कुछ कह ही नहीं सकी। यू आर द बेस्ट मैन इन द इंटायर वर्ल्ड। वो खुशी, जज्बात और एहसास तशक्कुर से बस इतना ही कह सकी। ना करे, मैं रोने लगूंगा। उमर जलकर बुड़बड़ाया, फिर मुड़कर हाले को देखा। आज मेरे खाने में नमक ज़्यादा डालिएगा, वरना बीपी लो हो जाएगा। हो जाने के बायस बेहोश हो जाऊंगा। कुछ नहीं होता तुम्हें, हाले बेनियाजी से कहकर बिखरे हुए कागजात समेटने लगी। जब से पैसों की बात शुरू हुई है, तब से अब तक मुझे 4 नन्हे नन्हे हार्ट अटैक आ चुके हैं, और आप कहती हैं कुछ नहीं होगा। वैसी बेचारगी से बोला कि हाले ने घूर कर उसको देखा। अब मेरे कारोबार की शुरुआत में ही ये बुरे मुंह ना बनाओ। किसी को कामयाब होते देख नहीं रह सकते ये पुलिस वाले। वो अपना सामान हाथ में लिए कड़वे मुंह बनाती उठी और आगे बढ़ गई। उमर मुस्कुराते हुए उसे जाते देखता रहा। अगले चंद दिन मसरूफ़ थे। हाले कभी अपने लिए कोई ढूंढती रही, कभी किसी बिजनेस प्लान पे काम करती रही। हारून और लैल उसके साथ उस मिशन में जुटे हुए थे। ये नहीं था कि उससे कोई प्लान बना नहीं था, बात ये थी कि उसके इन्वेस्टर को प्लान पसंद नहीं आता था, और वो दुनिया का पहला इन्वेस्टर था जिसे प्लान भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का चाहिए था। हसन रोज़ कॉलेज से वापसी पे यहीं आया करता था और शाम तक यहीं रहता। वो कहता था उमर का घर लैंड ऑफ पीस है, उसे यहाँ सुकून मिलता है। उस शाम हाले उमर को पिक करने उसके ऑफिस चली आई थी। शाम होने में अभी ज़रा वक्त था, लेकिन उसने एक बिज़नेस प्लान बना रखा था। आज वो उमर को वहीं दिखाना चाहती थी। वो गाड़ी सुल्तान होल्डिंग्स के बाहर रोक कर खड़ी थी। सादा लिबास में, बालों की पोनी टेल बनाए बगैर मेकअप के वो अच्छी लग रही थी। उसने उमर को कॉल की। वो मोबाइल कान से लगाए उसे देखता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी, हाले की आंखों में बच्चों जैसी चमक और खुशी। वो अभी उससे दूर था, लेकिन उसी वक्त उसके करीब एक गाड़ी आकर रुकी। सफ़ीर अजरत में बाहर आया। वो हाले के बिल्कुल करीब था। उन दोनों की गाड़ियाँ आमने सामने खड़ी थी। उमर उसे देखकर अपनी जगह रुक गया जानबूझकर। सफ़ीर ने हाले को देखा और 2 कदम आगे आया। वो बदक कर खौफज़दा सी दूर हटी थी। उसका चेहरा मुख्तलिफ था। उसी लम्हे सफ़ीर उसके बिल्कुल करीब आया और हाथ हवा में बुलंद किया। हाले चीख कर दूर हटी थी। उमर फ़ौरन उस तक आया था। मारना मत प्लीज़, मारना मत, वो खौफज़दा सफ़ेद चेहरे के साथ बोली थी। उसकी आंखें बंद थी
और उसके करीब खड़े उमर की आंखें खुली थी। उसने सफ़ीर के बुलंद हुए हाथ को देखा। उसमें पानी की बोतल थी। फिर सामने देखा, कोई टीनेजर बच्चा था जिसने बोतल अपने से आगे जाते लड़के की जानिब फेंकी थी और वहीं बोतल हाले के चेहरे पर लग जाती अगर सफ़ीर हाथ आगे करके उसे कैच न कर लेता। हाले क्या हो गया? इधर देखो, सब ठीक है। उमर की आवाज़ पे उसने हाथ चेहरे से हटाए। सफ़ीर को देखकर चेहरे पे अब भी कुछ था जिसने सफ़ीर को बेचैन कर रखा था। वो उससे खौफज़दा थी। सफ़ीर का दिल अंदर तक ज़ख्मी हो गया। मैं मार नहीं रहा था, मैं बचा रहा था, उसने टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। हाले ने जवाब नहीं दिया। सफ़ीर ने नोट किया कि वो नामहसूस अंदाज में उसके करीब से हट गई थी और बस उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सका। वो मुड़ गया, लब भींचे, मुट्ठी भींचे, दिल को डपटे वो मुड़ गया। जाते जाते उसने खुद को 1000 दफ़ा लानत दी थी। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस की खिड़की से नीचे झांक रहा था। वो दोनों अब भी वहीं खड़े थे। शायद उमर ने किसी को अपना सामान लाने अंदर भेजा था। अब के मंजर मुख्तलिफ था। उमर से कुछ कह रहा था। वो एक पल को मुस्कुराई, फीका सा, डरा डरा। फिर अगले लम्हे उमर ने कुछ ऐसा कहा कि वो गर्दन पीछे फेंक के हंसती चली गई। वो अब भी मुस्कुरा कर कुछ बोल रहा था, कोई बात, कोई लतीफ़ा। वो हाथ से उसको चुप रहने का इशारा करती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। वो खुश थी, वो वाकई खुश थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। सफ़ीर उसे मुस्कुराते देख मुस्कुरा दिया। वो वाकई खुश थी और आज तक वो इस तरह खुश कब हुई थी? सफ़ीर ने याद करना चाहा और उसके साथ इतनी खुश कब हुई? कोई वाक़या उसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन वो उसकी खुशी चाहता ही कब था? वो तो उसे रुलाना चाहता था, उसे ज़िल्लत देना चाहता था, उसे तकलीफ़ देना चाहता था। फिर आज क्यों वो उसे खुश देखकर उसे तकलीफ़ देने का ख्याल तर्क कर रहा था? सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बड़े पापा की बेटी है। उसने धीरे से सरगोशी की और खिड़की से हट गया। मिराज सुल्तान ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसे तब थामा था जब उसके अपने बाप ने छोड़ दिया। उसके लिए तब तालियां बजाई थी जब उसका अपना बाप उसे तंज के तीर देता था। वो बुरा था, ग्रेसलेस था, लेकिन बदनस्ल नहीं था। वो एहसान फरामोशी नहीं करेगा, ये तय हो गया था। हाले सुल्तान की गाड़ी शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा पे दौड़ रही थी। वो दोनों कहीं कॉफ़ी पीने के इरादे से निकले थे। एक छोटे और निस्बतन कम रश वाले कैफ़े के आगे उमर ने गाड़ी रोकी और वो दोनों नीचे उतर आए। अभी वो कैफ़े का रंगीन दरवाज़ा पार करते अंदर जाते कि हाले ठटक कर रुकी। उमर उसे देखते हुए रुका, फिर उसकी नज़रों की सीध में देखा। उस कैफ़े के साथ वाले कैफ़े, जो कि शायद उसी कैफ़े की ब्रांच था, उसके आगे फॉर सेल का बोर्ड लगा था। ऐसी मसरूफ़ शाहरा पे ये कैफ़े एक नेमत जैसा साबित होने वाला था। हाले अरुण के साथ कहीं 1000 मरतबा यहाँ आ चुकी थी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाले खोई आवाज़ में बोली। दोनों की नज़रें अब तक बोर्ड पे टिकी थी। ये इतना महंगा है कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। हम यहाँ की कॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, इसे ख़रीदना नहीं। फ़िक्र मत करो, मैं हारून के साथ पार्टनरशिप कर लूँगी। अमीर होने का एक फ़ायदा होता है, आपके रिश्तेदार भी अमीर होते हैं, और अमीर रिश्तेदारों का एक फ़ायदा होता है, वो आपके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कि वो उमर की तरफ पूरी की पूरी खड़ मुड़ी थी, आंखें फैलाए, चेहरे पे इश्तियाक लिए वो उसे देख रही थी। उमर अब भी बोर्ड ही को देख रहा था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और कुछ टाइप करने लगा। देखो उमर, तुम मुझे इतनी ही रकम दो जितनी पहले दे रहा था। इस हिसाब से जितने शेयर्स मेरे हुए, बाकी के शेयर्स हारून खरीद लेगा। आई अश्योर यू। तुम क्या मोबाइल में लगे हुए हो? वो झुंझलाई थी। इस शायरा पर ऐसे शानदार कैफ़े का खाली रहना खतरे से खाली नहीं। मैं उसके ऑनर से बात कर रहा हूँ, कोई लड़की है, आयशा नाम है। वो मोबाइल की स्क्रीन पर बोर्ड पे लिखे नंबर की तफसील खोले खड़ा था। हम अभी इसी वक्त उससे मिलने जा रहे हैं, चलें? वो अजलत में लगता था। बगैर कॉफ़ी पिए वो गाड़ी की तरफ वापस आया। सुरमई बिल्ली को कॉल कर लें, देखिए क्या कहता है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा था। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई तो इंजन में हरारत सी दौड़ गई। हाले अब हारून का नंबर मिला रही थी। उमर अपने मोबाइल पे आयशा नामी लड़की का नंबर मिला रहा था। घंटी जा रही थी और अगले ही लम्हे कॉल पिक कर ली गई थी। वो एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाए हुए था। जी बिल्कुल, ओके, आप लोकेशन भेज दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। उसने कॉल काटी। हाले अब भी हारून से बात कर रही थी। उमर ने उसके हाथ से मोबाइल लिया। लोकेशन भेज रहा हूँ, फ़ौरन वहाँ पहुँचो, उसने कहकर कॉल काट दी। अब के गाड़ी में खामोशी थी। हाले का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जबकि उमर पुरसुकून था। बस अब एक बार ऑनर से बात हो जाए। हाले धड़कते दिल के साथ सोच रही थी, ख्वाब इतनी जल्दी पूरे होंगे उसने सोचा नहीं था। जो लोकेशन उन्हें भेजी गई थी वो एक अपार्टमेंट की थी। हारून
उनसे पहले ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर मौजूद था। वो तीनों एक साथ ऊपर आए थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों उस आयशा नामी लड़की के अपार्टमेंट में थे। वो कोई 25-26 साल लड़की थी, लंबे भूरे बाल, सुनहरी आंखें और साफ दमकती रंगत। वो काफ़ी खुश शक्ल थी। गोल यू शेप सोफे पे उस वक्त 4 लोग बैठे थे। हाले, उमर, हारून और आयशा। एक और भी था जो सामने रखे सिंगल सोफे पे बैठा था, हमजा, आयशा का भाई। उनके मुताबिक ये दोनों कैफ़े उनके वालिद ने तड़के में उनके लिए छोड़े थे और आयशा अपना कैफ़े बेचकर अमेरिका जाना चाहती है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद उसका यहाँ दिल नहीं लगा और अब तो उसे वहाँ जॉब भी मिल गई है। पाकिस्तान को वो मुस्तकिल तौर पे खैराबाद कहना चाहती थी और उसका भाई नाखुश था। एक और अहम बात, वो हारून की पेंटिंग्स की दीवानी थी। उसने चंद दिन कबल उसकी पेंटिंग दास की स्टोरी पे देखी थी और अब उसे वही पेंटिंग चाहिए थी। वो बहुत बड़ी आर्ट कलेक्टर थी और उस वक्त हारून को अपने सामने अपने घर में देख वो फ़ैन मूवमेंट में थी। उमर काफ़ी देर से उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देख रहा था। अब कि उसने गला खनखार कर आयशा को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। क्या हम डील फाइनल समझे? वो तमाम मामलात तय कर चुके थे। अब बस रकम देना और कागजात लेना रह गया था। जब आयशा ने पैंतरा बदला, मेरी एक शर्त है, वो हारून पे नज़रें जमाए हुए बोली। द पीएटी। उसने सुरमई आंखों वाले लड़के की जानिब इशारा किया। अगर मुझे उनकी वही पेंटिंग मिल जाए जो मिस्टर दास ने अपनी स्टोरी पे शेयर की थी, मैं इस डील को तब फाइनल करूँगी। अब के उन सबके सरों पे धमाके हुए थे। हारून हक दक्सा, हाले भी हैरत से उसे देख रही थी। 2 लोग थे जो पुरसुकून थे, उमर हयात और हमजा। इतना तो वो सोचे ही बैठे थे। हारून ने पहलू बदला। देखिए मिस, वो पेंटिंग सेल के लिए नहीं है, वो मेरी सबसे महबूब पेंटिंग है। आर्टिस्ट की महबूब पेंटिंग उसके लिए औलाद की तरह होती है। आपका रवैया इंतहाई गैर प्रोफेशनल है। आयशा ने बाजू सीने पर बांधकर सुकून से उसको देखा। मैंने कब कहा कि ये प्रोफेशनल रवैया है? मैंने कहा ये शर्त है, आप पूरी कर दें, कैफ़े आपका हुआ, वरना मेरा भाई इसे ख़रीदने को तैयार है। भाई ने अपने फ़र्जी कॉलर झाड़े थे। इससे कबल के हारून कुछ कहता, हाले बोल उठी। हारून पेंटिंग नहीं देगा। उसका लहजा अटल था। कमोबेश हारून के ख्यालात भी यही थे। वो पेंटिंग हारून की सबसे महबूब पेंटिंग है, वो उसे मेरे लिए नहीं देगा। उमर महजूज सा ये तमाशा देख रहा था। वो आपके लिए ये पेंटिंग दे सकता है मिसेज़ आज़ाद। ये तो हारून का इंस्टा देख कर ही पता चलाया जा सकता है कि वो हाले के लिए क्या कर सकता है। हर पोस्ट, हर वीडियो में आप दोनों साथ हैं। हर रेस्टोरेंट, हर कैफ़े, हर नए मुल्क में आप दोनों साथ हैं। आपकी दोस्ती कितनी गहरी है और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाले ने अपना पर्स उठाया और उठ खड़ी हुई। वो मेरा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये हमें महफिल में बैठकर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो पेंटिंग नहीं देगा, मेरी खातिर तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसने हारून को देखा, वो उसे ही देख रहा था। हारून मेरा दोस्त है, गुलाम नहीं। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। आयशा पे जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। उसने नज़ाकत से अपने बाल झटके। मैं 1 हफ़्ता मज़ीद इंतज़ार करूँगी और ये सब कुछ सिर्फ हारून सर के लिए होगा, वो बैठे बैठे बोली थी। हारून बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गए। हाले बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गए। उमर और हारून उसके साथ गए थे। हाले के दिल को ठेस पहुंची थी, लेकिन वो बार बार हारून को कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकती थी। बुरा हारून को भी लगा था। उसने वाज़े तौर पे हाले के चेहरे को तारीख पढ़ते देखा था, लेकिन वो अपनी महबूब और मुश्किल वक्त में बनाई गई पेंटिंग नहीं दे सकता था। उन दोनों में से अगर कोई बेनियाज था तो उमर था। मेलो ड्रामा है, कल तक सब सेट हो जाएगा, उसने खुद को तसल्ली दी। हाले बोझल दिल के साथ आगे बढ़ती चली गई। रात गहरी होकर सारे में फैल गई थी। हर तरफ फूह का आलम था। कराची शहर की रोशनी आंखों को चंदिया रही थी। ऐसे में सुल्तान मंजिल के ऊपरी हिस्से पे बना सफ़ीर सुल्तान का कमरा अंधेरे में डूबा था। महर माँ आंखों पे बाजू रखे बेड पे लेटी थी। सफ़ीर स्टडी में था। दफतन महर को स्टडी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो उसी तरह पड़ी रही। उसके जिस्म में कोई जुम्बिश न हुई। सफ़ीर सादा सी टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। जल से जमे बाल उस वक्त बिखर कर माथे पे गिर रहे थे। उसकी आंखें सुर्ख थी। वो अभी एक दवाई खाकर आया था। आज उसने ड्रिंक भी नहीं किया था। हाले अब उसके साथ नहीं थी। वो शायद इस बात को कबूल कर लेना चाहता था। खुद को एक चांस देना हर इंसान डिज़र्व करता। वो छोटे छोटे कदम लेता बेड तक आया। महर ने उसकी आहट महसूस कर रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। न जाने कि उसकी उस तरह बच्चों जैसी हरकत पे वो हल्का सा मुस्कुराया था। वो बेड पे उसके करीब आकर बैठा। महर, उसने धीरे से पुकारा। जवाब न दारुद। महर, उसने एक बार फिर कोशिश की। जवाब अब भी नहीं आया। जानता हूँ तुम जाग रही हो, फ़ौरन सीधी हो जाओ, उसने धमकी दी, जिसका अब भी कोई असर नहीं हुआ। वो ज़रा देर को खामोश हो गया। मैंने आज नहीं पी, उसने आहिस्तगी से कहा। अब के मेहरबान ने आंखों से बाजू हटा लिया, लेकिन मुड़ी अब भी नहीं।
मैंने आज दवाई भी ली है और मैं स्टडी में इसलिए था ताकि खुद को वक्त दे सकूं। तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैंने बहुत दिल दुखाया ना तुम्हारा, वो बेचारगी से कह रहा था। अब कि वो उठ बैठी, गुलाबी नाइट सूट पे मलबूस बाल जोड़े में लपेटे। वो उस वक्त सफ़ीर को अच्छी लगी थी। वो उठकर बैठी तो सफ़ीर ने धीरे से उसका गोद में पड़ा हाथ अपने हाथ में लिया। महरमा किसी जादुई लम्हे के ज़ेरे असर बैठी रही। सफ़ीर ने उसी तरह बैठे बैठे उसका हाथ ज़रा सा बुलंद करके लबों से छुआ। महरमा को लगा था जैसे ये उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। वो सांस तक नहीं ले सके। आई एम सॉरी महर, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन अब बस मैं समझ गया हूँ, असल फ़ाते मैं ही हूँ। बस आखिरी वक्त पे मेरा इनाम बदल गया था। वो नरमी से आहिस्तगी से कह रहा था। महर को उसका लफ्ज़ अपने दिल पे उतरता महसूस हुआ था। वो सांस रोके शल सी बैठी रही। सफ़ीर कह गया, मैं आज से हमारे ताल्लुक़ को चांस देना चाहता हूँ। और हाले महर ने किसी खौफ के ज़ेरे असर फ़ौरन पूछा था। सफ़ीर के गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। वो माजी थी, वहीं रह गई। उसने महर से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया। दिल न जाने क्यों डूब कर उभरा था। मेरा हाल तुम हो, हम हैं, अब कोई हाल हमारे दरमियान नहीं होगी। मैं तुम्हें और ख़ुद को चांस देना चाहता हूँ। ज़िंदगी पे मेरा भी हक़ है ना? उसने अपनी बुरी आंखों से महर को देखा। वो उसे नम होती आंखों से देख रही थी। लम्हे भर को महर की बुरी आंखों के आगे उसे किसी की स्याह आंखें दिखाई दी। फिर उसने सर झटका। सफ़ीर ज़्यादा देर उसकी आंखों में देख नहीं सका। उसने चेहरा महर के हाथ पे गिरा दिया। आज से हम नई शुरुआत करेंगे, उसने यकीन दहानी करवाई और उसके झुके सर को आहिस्तगी से थपकने लगी। आज की रात नई ज़िंदगी के नाम। सफ़ीर ने आसूदगी से आंखें मूंद ली। घर आकर वो अपने कमरे में चला आया था। अपने मोबाइल में कुछ ढूंढते हुए उसे एक पुरानी तस्वीर नजर आई। उमर के लब हल्की मुस्कुराहट में ढले थे। तस्वीर में मिराज सुल्तान बालों में हेयर कलर लगाए बैठे थे। साथ नाराज सा उमर हयात बैठा था। वो मुस्कुरा रहे थे और उमर उन्हें घूर रहा था। उसने याद करना चाहा, ये तस्वीर उन्होंने कब ली थी। तसव्वुरात उसे कई साल पीछे ले गए। ये उन दिनों की बात है जब उमर मुकाबले के पर्चे में फेल हुआ था। मिराज का रात ही उसे थाने से छुड़वा कर लाए थे। वो सारी रात अपने कमरे में बंद रहा था। मिराज उसी के साथ थे। उसकी फ्लैट में सुबह उठकर लाउंज में आया तो लंबे भद्दे सोफे पे मिराज बैठे थे, उमर की ही कोई पुरानी शर्ट पहने जो उनको बामुश्किल पूरी आ रही थी, बालों में स्याह रंग लगाए। वो टीवी देख रहे थे। सामने ही उमर के सामान खुले पड़े थे। वो उनको देखता आगे आया। ये एक ही हेयर कलर था मेरे पास, इसे भी नहीं बख्शा, वो जले कटे लहजे में कह रहा था। तुमने क्या कर लेना था, इसका फेल हुए हो, तुम्हारे गम मनाने का वक्त है। उन्होंने उसकी बात को हवा में उड़ाया। मेरा वक्त नहीं है तो आपका भी नहीं है। अब क्या अच्छे लग रहे हैं इन चार बचे खुचे तिनके नुमा बालों को रंग करके। उसके तंज पे मिराज बुलबुला ही उठे। खुदा की कसम, अगर तुम नगीन के बेटे ना होते तो आज मैं तुम्हारा कत्ल कर देता। अरे मैं तो डर गया, देखे मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो अभी सख्त कोफत ज़दा था। मिराज ने संजीदगी से उसको देखा, फिर उठ खड़े हुए। चलो जाओ, तैयार होकर आओ, हम खाना खाने जा रहे हैं, वो उमर को देखते हुए बोले थे। थोड़ी देर बाद वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। उमर ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों का भूखा हो और आज खाना नसीब हुआ हो। सच यही था कि उसे कई दिनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ था। मिराज उसे देखते हुए खाना खाते रहे, साथ साथ हेवन और बाकी बातें भी होती रही। वो अच्छे से सैर होकर खा बैठा तो मिराज ने वेटर को इशारा किया, वो बिल ले आया। मिराज ने अपनी जेबें थपथपाई, साथ साथ मेज़ पे निगाह दौड़ाई, लेकिन उनका वॉलेट नहीं था। उन्होंने उमर को देखा, उमर ने उनको देखा। उन दोनों के अंदाज में बेचारगी थी। ना करे जज साहब, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, बर्तन धो धोकर भी हाथ घिस जाएंगे। उमर उनके करीब झुका था। अब मैं इस उम्र में बर्तन धोते अच्छा थोड़ी लगूंगा, उन्होंने मासूमियत से पूछा। उमर का दिल चाहता धाड़े मार मार कर रोए। अब तो सुकून आ गया ना आपको, मैं यहाँ बर्तन धो रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पे लगे, खाना खिलाऊंगा, ये खिलाया आपने, वो बड़े बड़े पतीलों को मांजते हुए कह रहा था। मिराज मोबाइल पे कुछ देखकर हंसते जा रहे थे। अब ऐसा भी क्या है इस मोबाइल में जो आप इतना हंस रहे हैं, उसने दांत किचकिचाए। मीम्स देख रहा हूँ मैं, तुम खामोशी से बर्तन धो, उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। वैसे मेरी माँ आपकी सगी बहन थी ना? नहीं, कंफर्म कर दें, क्योंकि इतना जुल्म तो कोई सौतेला मामू भी नहीं करता। उसके हाथ बुरी तरह दुख रहे थे, लेकिन अब उसका दिमाग फ्रेश था। वो फेल होने का ट्रॉमा भूल चुका था। बर्तन धोना वाकई थेरेपी साबित हो रही थी। तुम अपना मुंह बंद रखोगे या मैं जाऊं यहाँ से? उन्होंने मोबाइल से चेहरा उठाकर गोया एहसान करने वाले अंदाज में पूछा था।
उमर दिल महसूस कर रह गया। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी की तरफ आ रहे थे जब मिराज के कोट से कुछ गिराया या फिर गिराया गया। उमर ने झुक कर देखा, वो वॉलेट था। उसकी आंखों में सदमा उभरा। मिराज ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अरे ये था क्या? मैं भूल गया, बूढ़ा हो रहा हूं ना, वो तपाने के अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह सुबह उमर उन्हें अपने साथ ले आया, नाश्ता किए बगैर, यहाँ तक कि चाय पिए बगैर। वो आधा दिन उन्हें जगह जगह खुआर करवाता रहा और उन्हें दिलासा देता रहा कि घर में खाना तैयार है। वो दोनों वहीं खाना खाएंगे। ढेर सारी शॉपिंग, ग्रॉसरी और बाकी के कुछ काम करके वो दोनों वापस आए तो मिराज का मारे भूख के बुरा हाल था। वो दस्तरख्वान पे बैठे उमर को जोर जोर से आवाज़ें दे रहे थे। उमर उसी लम्हे खाना ट्रे में रखे अंदर आया। उसके हाथ में रखी प्लेट में नान थे, कोयटा के नान। अगर तुमने कोयटा के नान नहीं खाए तो तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं खाया। ये ऐसे नरम, ऐसे जायकादार होते हैं कि तुम इन्हें बगैर किसी सालन के भी खा सकते हो। उसने दस्तरख्वान सजाया, खाना रखा और प्लेट में उनके लिए सालन निकाला। मिराज जल्दी जल्दी नवाला बनाकर मुंह तक ले गए, लेकिन फिर अगले लम्हे उन्होंने नहायत कड़वा मुंह बनाकर नवाला मुंह से निकाला था। इसमें तो कोई नमक नहीं है, मिर्च इतनी कम है कि कोई जायका नहीं है, ये कैसा खाना है? वो बेचारगी से कह रहे थे। मेरे घर में नमक और मिर्च ख़त्म हो गया। आप नहीं खाना चाहते तो ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। वो सादगी से ऑफ़र कर रहा था। मिराज ने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया। अब वो अगर एक कदम भी चलते तो गिर ही जाते। चारों नचार वो फीका, बगैर जायके वाला खाना खाने लगे। साथ साथ उमर को भी देख रहे थे। वो भी उन्हें ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कह रहा हो, आइंदा कभी किसी शख्स से पंगा ना लेना, वो आपका खाना ख़राब कर देंगे। और ख़राब खाना दिल, मूड और दिन सब ख़राब कर देगा। खाना खाकर वो दोनों छोटे से किचन में चले आए। उमर उनके लिए चाय बना रहा था जब मिराज की नज़र नमक मिर्च की भरी भरी डब्बियों पे पड़े तो उनका तो मानो खून ही खौल गया। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे घर में नमक मिर्च नहीं है। हाँ, वो बामुश्किल जब्त किए हुए थे। उमर ने एक नज़र डब्बों को देखा, फिर एक जताती नज़र मिराज पे डाली। अरे ये थे क्या? मैं तो भूल गया था। और वो क्यों भूल गए थे कि वो उनका ही भांजा है? वैसा कोई बदला नहीं लिया मैंने। कल से आपका बीपी नमक ज़्यादा की वजह से हाई था और मेरा होटल के खानों से जल रहा था। आइंदा मैं ये बद परहेज़ी ना देखो। वो चाय में पत्ती डालता, भांजा कम बाप ज़्यादा लग रहा था। मिराज नरमी से मुस्कुराए थे। आज उस वाक़ये के कई सालों बाद उमर हयात भी मुस्कुरा रहा था। उसके पास याद करने को एक 1000 वाक़यात थे। यहाँ से चलकर अगर हाले सुल्तान के कमरे में जाओ तो उसके हाथ में मिराज सुल्तान का मोबाइल था। वो उनकी कॉल लॉग खोले बैठी थी, आंखें नम थी। 25 अप्रैल की कॉल लॉग में। फिर रात के 12 बजने के बाद 26 अप्रैल की कॉल लॉग। 4 नंबर थे जिन पे सबसे ज़्यादा कॉल्स की गई थी। चारों नंबर मुख्तलिफ नामों से सेव थे। चौकीदार, जंगली लूमड़, लालची पुलिस वाला, टिम्पल वाला लड़का। 4 मुख्तलिफ नंबर, 4 मुख्तलिफ नाम। हाली ने चौकीदार वाले नंबर पर गैर इरादी तौर पे कॉल मिला ली। अपने कमरे में बैठे उमर हयात के हाथ में मौजूद फोन बजा तो वो चंद लम्हों के लिए अपनी जगह से हिल नहीं सका। जज साहब कॉलिंग। उसने सांस तक रोक लिया, आंखें पथरा गई। जिस्म ने जैसे हर किस्म की जुम्बिश से इनकार कर दिया। वो साकिन चल सा फ़ोन को देखे गया। 1 लम्हा, 2 लम्हा और फिर अगले कई लम्हे घंटी बज बज कर खामोश हो गई। जब वो होश में आया फ़ौरन सीधा हो बैठा। अब उसकी कपकपाती उंगलियां बेचैनी से, बेसब्री से उस नंबर को डायल करने लगी। घंटी गई और अगले ही लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। हाले की मोहताज सी आवाज़ पे उमर ने कर्ब से आंखें बंद की। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, वो क्यों भूल गया था? आइंदा इस नंबर पर कॉल मत करना वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। उसने सख्ती से कहकर कॉल काट दी और मोबाइल बेबसी से बेड पे फेंक दिया। ये तय था कि आज की रात वो सो नहीं सकेगा। दूसरी तरफ हाले हैरत से मोबाइल की तारीख हुई स्क्रीन देख रही थी। ये उमर का नंबर था, और अगर उमर का नंबर था तो वो गुस्सा क्यों कर रहा था? अजीब मकसमे में उलझ कर उसने अपना मोबाइल ही साइड पे रख दिया। कैफ़े की डील ना होने का गम एक बार फिर सताने लगा। अगली सुबह अगस्त की पहली सुबह थी। अब सर्द गर्मी जौबन पे थे। ऐसे में शाहिद वला में चुपके से दबे पाँव हारून के कमरे में आओ तो वो बात रब मलबूस आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। दराज पे पड़े मोबाइल से किसी को कॉल जा रही थी। घंटियां पलट पलट कर वापस आ रही थी, लेकिन वो हर अगले सेकंड दोबारा कॉल मिला लेता था। भला आखिर कॉल पिक कर ली गई। वो बेड पे आ बैठा। हेलो। आयशा की नींद में बोझल भारी आवाज़ सुनाई दी। 1 कप कॉफ़ी। हारून शाहिद का पूरा दिन टूथपेस्ट से बनी तुम्हारे चेहरे की पेंटिंग और अपने अकाउंट से लगाई गई इंस्टा की एक स्टोरी। क्या तुम्हारा कैफ़े अब भी नहीं मिल सकता? वो एतमाद और सादगी से कह रहा था। आयशा बिस्तर से उठ बैठी। भूरे लंबे बाल जोड़े में बांधते
एक हाथ से मोबाइल कंधे और कान के साथ लगा रखा था। अगर मैं ना कहूँ तो हारून शायद के पास कैफ़ीज़ की कमी नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे साथ गुजारा हुआ दिन तुम्हारी ज़िंदगी का यादगार दिन ज़रूर हो सकता है। क्यों कर रहे हो ये सब? हारून ने कंधे उचकाए। हम दोनों के एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देने की आदत है। मैंने उससे कहा था जब सारी दुनिया उसे उदास करेगी तब हारून उसे हंसाएगा। वक्त आ गया है कि वादे निभाए जाएं। आयशा मुस्कुराई थी। गो कि मैं जेलस हो रही हूँ, लेकिन खैर मुझे मंजूर है। मैं जानती थी तुम मुझे अपनी पेंटिंग नहीं दोगे, लेकिन मैं ये भी जानती थी तुम आर्टिस्ट हो, शर्त रिसाइकल कर आओगे। कैफ़े आ जाओ, डील डन। उसने कॉल काट दी। हारून तमानियत से मुस्कुराया। अपनी इज्जत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अजीज़ों और दोस्तों के एफ़र्ट्स करना और कुर्बानी देना छोड़ दो। ये मुतकब्बरी और खुदगर्ज़पन होता है। हर इंसान को उन दोनों चीज़ों में फ़र्क सीख लेना चाहिए। उसके हाथ अब हाली सुल्तान का नंबर डायल कर रहे थे। कुछ घंटे बाद शहर की मसरूफ़ शाहरा पे वाक़ई एक छोटे से कैफ़े में खुशी का माहौल था। 2 वकील थे, कागज़ात थे, केक था, उमर हयात, हाले सुल्तान और हारून थे। साइन करती हाले के हाथ काँप रहे थे। उसके साथ बैठे हसन ने उसके कंधे पे अपना बाजू फैला लिया। अब कि उसकी आंखों से आंसू निकले, उसने साइन किए। फिर हारून को देखा, उमर को देखा। वो दोनों भी मुस्कुरा रहे थे। उनसे ज़रा फासले पे बैठी लैल उन सबसे बेनियाज बुरी तरह बेजार बैठी थी। केक के टुकड़े टुकड़े काट काट कर खाती। वो उस मेलो ड्रामा के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही। उसी लम्हे दाखिली दरवाजे से सरदार और उसकी बीवी आते दिखाई दिए। उनके हाथ में भी स्वीट्स थे। हाले की आंखें भरने लगी थी। अम्मा, बाबा, मेहर, दादा सब याद आ रहे थे। वो ख़ानदान से दूर थे और जो लोग ख़ानदान से दूर होते हैं उनका दुख कोई चाहकर भी समझ नहीं पाता। नीलम और सरदार उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। हाले मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। उसी बात पे सब पोज करो। नीलम की आवाज़ पे उमर बेख्तियार कराहा था। सरदार ने बेचारगी से कंधे उचकाए। बाकी सब वाकई पोज कर रहे थे। खुशी, मुबारकबाद, सलामती, मिठाइयाँ। एक नया महीना, एक नई शुरुआत और एक नई खुशी। शाम तक वो सब कैफ़े में रहे। कल से एक नई ओपनिंग होनी थी और एक कुछ सेटिंग थी जो हाले ने बदली थी। जब उमर ने उससे सेटिंग बदलने के मुतालिक पूछा तो उसकी आंखों में एक मलका जैसा रोब आया था। मैं इस कैफ़े की सेटिंग में 19 पीस का फ़र्क रखूँगी ताकि जब भी कोई कस्टमर आए या फिर इस कैफ़े के पुराना स्टाफ आए तो उन्हें पता चले कि मालिक बदल चुका है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्टाफ को बताए उनकी मलका अब कोई और है और उनके पुराने असूल जैसे भी हों अब उन्हें नए तर्ज पर चलना होगा। उसकी बात पे उमर मुस्कुराया था। वो वाकई ऑर्डर देने के लिए पैदा हुई थी, ऑर्डर लेने के लिए नहीं। मुझे डॉक्टर गुजाला रूही की क्लिनिक छोड़ दो। उसकी बात पे उमर बुरी तरह चौंका था। उसकी आंखों में हद दर्जा नासमझी थी और ज़रा ज़रा खुशी भी। हाले खिड़की से बाहर देखते हुए कहती रही, मैंने फ़ैसला किया कि अब मुझे इलाज करवाना चाहिए। ये तुम्हारी बात का असर नहीं है, ये मैंने अपने लिए किया। लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो हल्की मुस्तहकम आवाज़ में कह रही थी। लोग मेरे लिए तब नहीं आए जब मैं अकेली थी। लोग तब भी नहीं आए जब हमारा बाप मरा। लोग कभी मुझे खाना देने या पैसे देने नहीं आएंगे। लोगों का काम कहना होता है। हाँ, मैं अब भी डरती हूँ कि अगर किसी ने मुझे माहिर नफ्सियात के पास देख लिया तो क्या होगा। उसने गर्दन मोड़कर उमर को देखा। वो ड्राइव करते हुए उसे सुन रहा था। लेकिन आज जब उस कैफ़े में मुझे घुटन और पैनिक अटैक्स का खौफ लाहक हुआ तब मैंने सोचा आखिर कब तक मैं इन सब चीज़ों से खौफज़दा रहूँगी। इस खौफ के आगे बुली होने और लोगों की नज़रों में पागल समझे जाने से ज़्यादा बड़ा खौफ था। खौफ मुझे मारे इससे पहले उससे मर जाना चाहिए। बात अगर इलाज की है तो मैं करवाऊँगी। दिमाग मेरे जिस्म का हिस्सा, अगर ये बीमार है तो ये शर्म या कमज़ोरी की अलामत नहीं, ये मेरे इंसान होने की अलामत है। मुझे अब कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरा दिमाग बीमार है। उसने सरनशिस्त की पूछ से टिका दिया। आसूदगी सी आसूदगी थी। डॉक्टर गजाला रूही का क्लिनिक आ चुका था। उमर ने एक नज़र हाले को देखा। वो घबराई हुई परेशान थी लेकिन गर्दन कड़ा रखी थी। वो गाड़ी से निकल आई। उमर उसके साथ बाहर आया था। कुछ देर तक वो शशोपंज में मुब्तला रही। फिर एक मर्तबा फिर उमर को देखा। वो अंदर चली गई। उमर तब तक खड़ा रहा जब तक वो शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर नहीं चली गई। डॉक्टर गजाला रूही 30 के करीब थी। साफ रंगत, सीधे स्याह बाल और ढीले ढाले कुर्ते में मलबूस। उसकी कलाइयों में कहीं सारे बैंड्स और गले में कहीं मालाएं थी। आंखों पे गहरा स्मोकी आइस मेकअप और सुर्ख लिपस्टिक। वो अपने हुलिये से डॉक्टर कम किसी नौजवान इत्तेहाद की फ्री सोल चेयरपर्सन ज़्यादा लग रही थी। वह हाले को अपने ऑफिस ले आई। उसका ज़ाहिरी हुलिया देख हाले को बेख्तियार लगा कि शायद उमर से डॉक्टर मुंतखब करने में गलती हो गई है।
रूही का ऑफिस एक बड़े से कमरे पर मुश्तमिल था। कमरे में दाखिल होकर अपनी नज़रों की सीध में देखो तो शीशे की मेज़ के पार पावर चेयर रखी थी। दाएं तरफ वाली दीवार के साथ रखा किताबों का रैक और कमरे के बीचों बीच रखे 4 नीले सिंगल सोफे। वो हाले से छोटी मोटी बातें और सवाल करती उसे आगे ले आई। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। हाले को घुटन होने लगी। वो नीले सोफे पर बैठी इज़्तिराबी हालत में गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर गर्दन को दबा रही थी। उसके चेहरे पे पसीना और परेशानी थी। शायद वो पैनिक कर रही थी। डॉक्टर रूही स्टैंड पे रखी कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी निकाल रही थी। पतली धार कप में गिरती जा रही थी। दरवाज़ा खोल दें प्लीज़, हाले घुटी घुटी आवाज़ में बोली। रूही ने कोई असर नहीं लिया। उठकर खोल लो, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो, हम यहाँ दोस्त हैं, वो मुड़े बगैर बोली। हाले बगैर कुछ कहे उठे और दरवाज़ा खोल दिया। दिल की धड़कन मामूल पे आने लगी। वो वापस आए। रूही भी सामने से चलती आ रही थी, कॉफ़ी के भरे भरे मग्स लिए मुस्कुराती हुई। उसने कॉफ़ी की मग्स मेज़ पे रखे और फिर हाले को देखा। वो खुद पे कॉफ़ी रखने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी, काबू रखने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ था जो उसे खौफज़दा कर रहा था। चंद छोटी छोटी बातों के बाद वो मौजू पे आए थे। आज से हम बातें करेंगे। तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर सब बताओ, बल्कि दोस्त नहीं, तुम मुझे अपनी डायरी समझो। वो आगे को हो बैठी, संजीदगी से कह रही थी, हम दोस्त नहीं हैं डॉक्टर, मुझे दिलासा मत दें। मैं कोई 10 साला बच्ची नहीं हूँ। मैं अपनी बीमारी जानती हूँ, आप इलाज करें, मशवरा ना दें। हाले का लहजा बेलचक था। रूही मुस्कुराई, फिर अपनी कॉफ़ी का घूंट भरा। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, उसने अपनी तारीफ़ की। फिर हाले को देखा। जानती हो हाले, 2 तरह के मरीज़ होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। उन्हें सारी ज़िंदगी अपनी बीमारी के साथ रहना होता है। वो हाले को देखते हुए बोल रही थी। एक जो खुद ठीक नहीं होना चाहते और दूसरे जिन्हें लगता है वो डॉक्टर से ज़्यादा जानते। उनको डॉक्टर खुद ही ठीक नहीं करता। ऊंची अना हाले कुछ नहीं बोली, बस चुभती नज़रों से उसे देखती रही। खैर मुझे ये बताओ उस दिन क्या हुआ था। हाले अब भी जो कुछ नहीं बोली। रूही ने गहरी सांस ली और बोलने लगी, देखो हाले, तुम्हारे अपने बाद इस सारी दुनिया में सिर्फ मैं हूँ। मैं चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारे बाद तुम्हारी मसीहा हूँ। डॉक्टर से दुश्मनी करने वाला इंसान दर हकीकत अपने आप से दुश्मनी कर रहा होता है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। हाले सुल्तान के तने हुए असाब ढीले पड़े, आंखों की चुभन कम होने लगी। तुम मुझे बताओ उस दिन उस क्लासरूम में क्या हुआ था। मुझे अपनी मदद करने दो, वो नरमी से कह रही थी। हाले अब बेहतर थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को कंपोज किया और कहना शुरू किया। वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसे सब कुछ बताती गई। ना वो अटकी ना वो रुकी। हाँ आखिर में रोई ज़रूर थी। डॉक्टर रूही ने चंद अल्फाज अपने नोट पैड पे घसीटे और पेन को कान के पीछे अड़सा लिया। हाले बोल चुकी तो रूही ने उसे पानी का गिलास दिया, जिसे वो एक ही लम्हे में घटाघट पी गई। आर यू श्योर? बस यही हुआ था। रूही के नरम इस्तफसार पे उसने गर्दन अस्पात में हिलाई। ओके, आपका सेशन ख़त्म हुआ, हम कल फिर बात करेंगे। कुछ दिन तक सिर्फ बात होगी, इसके बाद हम शायद 12 थेरेपी भी करें। तुम तैयार हो ना? जी मैं तैयार हूँ, वो अब के एतमाद से बोली। तुम बिला झिझक मुझसे कुछ भी कह सकती हो, हमारी बातें सीक्रेट हैं, सिर्फ हम दोनों के दरमियान में रहेंगी। वो उसे एतमाद दिला रही थी। क्या उमर आपसे नहीं पूछेगा हमारे दरमियान क्या बात हुई? हालांकि इतनी डायरेक्ट सवाल पे वो गड़बड़ाई थी, फिर खफत ज़दा हुई। ज़रा आगे को झुककर आवाज़ आहिस्ता कर ली। 3 बार मैसेज करके पूछ चुका है क्या हो रहा है। और वो दोनों धीरे से हंसती। उसे जुनून है सब पता रखने का। डॉक्टर रूही अपने नोट पैड पर लिखे अल्फाज को देखती कह रही थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगी। ये कि एक डॉक्टर की जॉब है, वो अपने मरीज़ के राज रखता है। आप उसे बता दिया करें, मैं इजाज़त दे रही हूँ। हाले सहूलत से बोली। आप नहीं बताएंगी तो वो मुझसे पूछेगा, और अगर मुझसे पूछेगा तो मैं बता ही दूंगी। उसे सब पता रखने का बहुत शौक़ है, आप उसका शौक़ सलामत रखें। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। रूही उसे नरम नज़रों से देख रही थी। चंद अलविदाई कलमात के बाद वो बाहर निकल गए। डॉक्टर रूही एक बार फिर अपने नोट पैड पे लिखे अल्फाज देखने लगी। केस इतना आसान नहीं था जितना वो समझे बैठी थी। डॉक्टर रूही के क्लिनिक से चंद किलोमीटर दूर उमर हयात के बंगले पर अपने कमरे में बैठा उमर हयात बार बार गजाला रूही को कॉल्स मिला रहा था। उसके अंदर का मुझे सब पता होता है वाला उमर हयात सख्त बेचैन था। मुतईद घंटियों के वापस पलट आने के बाद बल आखिर उसकी अब के बाहर जाने वाली घंटी को कॉल पिक हो जाने की नवीद सुनाई थी। हाँ बताओ क्या कहा उसने? वो बेकरारी से पूछ रहा था। रूही ने बेख्तियार उसे शर्म दिलाना चाहिए। शर्म करो उमर हयात, ये कॉन्फिडेंशियल है।
अब तुम बता रही हो या नहीं? वो सख्त बेजारी से बोला। रूही ने गहरी सांस भरी। उसने उस दिन होने वाला वाक़या अच्छी तरह बगैर अटके बिना किसी दिक्कत के सुना दिया, ऐसे जैसे किसी फिल्म की कहानी। उसकी याददाश्त कितनी अच्छी है ना। उमर की गर्दन अकड़ गई, जैसे अंदर तक सरशारी उतरी। उसकी बीवी कितने मजबूत असाब और अच्छी याददाश्त की मालिक थी। ये तो अच्छी बात है ना, मतलब वो अपने इलाज के पहले ही दिन से इतना अच्छा रिकवर कर रही है। उमर, रूही ने संजीदगी से उसको टोका। वो झूठ बोल रही है, नीरा झूठ, अदाकारी और ड्रामा कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो वाकई बीमार है। उमर को वाज़ेह तौर पे बुरा लगा था। मैंने कब कहा वो बीमार नहीं है? लेकिन वो अपनी बीमारी में कुछ ना कुछ छुपा रही है। वो वाक़ियों को अपनी तरह से बता रही है। मुझे लगता है कोई है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही है, कोई है जिसे वो कवर अप कर रही है। उमर हयात, वो अपनी कहानी के विलन को जानती है लेकिन उसे कवर अप कर रही है। आखिर में वो ज़ोर देकर बोली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? उमर ने नासमझी जाहिर की। अब मेरी बात गौर से सुनो। जब मैंने हाले से उसकी बीमारी के मुतालिक सवाल किया तब उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, कोई दर्द नहीं था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बगैर अटके, बगैर किसी दिक्कत के पूरी कहानी सुना दी। उमर मुकम्मल यकसुई से उसे सुन रहा था। उसने सांस तक रोक रखा था। रूही कह गई, कोई भी ज़हनी मरीज़, चाहे उसे किसी भी किस्म का ज़हनी मर्ज़ लाहक हो, उसे वाक़या एक लोफ में याद नहीं रहता। ट्रॉमास इंसानी याददाश्त को मुतासिर करते हैं। जब मरीज़ अपना ट्रॉमा, अपनी ट्रेजेडी सुना रहा होता है, वो खौफज़दा होता है। वो हाल में नहीं होता, वो अपने माजी में, अपने ट्रॉमा के दरमियान में होता है और उसे वाक़या पूरी तफसील के साथ याद नहीं रहता। उसे कभी एक टुकड़ा याद आता है, कभी दूसरा और कभी तीसरा, या फिर उसे याद सब होता है लेकिन वो उसे बताते वक्त हिचकिचाहट या दिक्कत का शिकार रहता है। अब की उम्र को कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसके अब्रू तफक्कुर से सुकड़ते जा रहे थे। रूही ने इजाफा किया, दूसरी बात, मरीज़ का दिमाग एक डिफेंस सिस्टम बना लेता है। उसे लगता है उसने कोशिश की थी खुद को बचाने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन वो कर नहीं सका। वो मरीज़ के दिमाग का बनाया झूठ होता है। हालांकि कहानी में वो झूठ भी नहीं है। उसकी कहानी साफ़ सुथरी, झोल से पाक है। वो बहुत सीरियस केस है उमर। उसकी आवाज़ में अब की फ़िक्रमंदी थी। उमर ने हाथ झलाया, गहरी लंबी सांस ली। कमाल है रूही, इतनी बात पे इतना परेशान कर दिया। इसमें क्या है? अगर वो असल विलन का नाम नहीं बता रही, तुम बीमारी का इलाज करो ना, सिम्टम्स को क्यों देख रही हो? अपने ऑफिस की पावर चेयर पे बैठी रूही ने बाकायदा अपना सर पीटा था। उमर हयात साहब, इंसान इतने सिंपल नहीं होते जितने नज़र आते हैं। इंसान का बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी विल पावर। दूसरा, ब्लेम गेम। दिमाग बहुत इगोइस्टिक होता है। वो कभी भी नहीं मानता कि उसके फंक्शंस ख़राब हुए, वो कमज़ोर है, या फिर उसने अपने मालिक को बीमार किया, दुख दिया, स्ट्रेस दिया। वो ऐसे में ब्लेम गेम खेलता है, किसी न किसी इल्ज़ाम, वजह या इंसान को ज़िम्मेदार ठहरा देता है। हालांकि दिमाग ने कभी ब्लेम गेम खेली ही नहीं। तुमने मुझे बताया था वो वाक़यात मिक्सअप करती है, लेकिन वो असल विलन को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रही। उसका दिमाग जानता है असल ज़िम्मेदार कौन है। वो दिमाग के साथ गेम खेल रही है, उसे डबल क्रॉस कर रही है, इसलिए उसका दिमाग उलझ रहा है। दिमाग परेशान है कि उसे करना क्या है। क्या अब तुम समझे कहानी के विलेन का जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो मतानत से कहकर अब उससे सवाल कर रही थी। उमर ने चल लम्हे लिए, सोचने के लिए, गौर करने के लिए। कोई इंसान अपनी कहानी के विलेन को क्यों कवर अप करेगा? वो उस नुक्ते पर अटक गया था। कोई मोहब्बत, कोई खौफ, कोई डर, या फिर उसे लगता होगा कोई उसका यकीन नहीं करेगा। कुछ भी हो सकता है। क्या वो ठीक हो जाएगी? अब के वो वाकई परेशान हुआ। बीमारी को लाइलाज छोड़ना इतना बुरा नहीं होता जितना उस बीमारी का इलाज आधे में छोड़ना बुरा होता है। दबी हुई खौफज़दा बीमारी इंसान को हॉन्ट नहीं करती क्योंकि वो एक अरसे से उसके साथ रह रहा होता है। वो खुद को इस बीमारी का आदी बना चुका होता है। उसे लगता है जैसे वो इतना अरसा उस बीमारी के साथ रहा है, आगे भी रह लेगा। बीमारी उसको हॉन्ट नहीं करती क्योंकि एक चीज़, एक वाक़या अगर बार बार आपके साथ होता रहे तो आप उसे यूज़ टू हो जाते हैं। ऐसा इंसान अपने इलाज के साथ सीरियस नहीं होता। जिस तरह हाले नहीं है उसका ट्रॉमा, उसकी बीमारी, वो इन सब के लिए के साथ यूज़ टू है। उसे लग रहा है कि वो डॉक्टर से ज़्यादा जानती है, और जिस इंसान को लगे कि वो डॉक्टर से ज़्यादा जानता है, ऐसा इंसान कभी सेहतयाब नहीं हो सकता। था क्या वो इस विलन का नाम बता देगी? रूही ने फ़ख्र से सर हिलाया। मैंने उसके जैसे 1000 लोगों को डील किया। खुदा की कसम उमर, अगर उससे उसकी कहानी के विलन का नाम ना निकलवाया तो मेरे नाम से डॉक्टर हटा देना। उमर ने आहिस्तगी से सर इस बात में हिला दिया। मुझे अपडेट्स देती रहना प्लीज़, उसने कहकर कॉल काट दी। अब अगर डॉक्टर रूही के ऑफिस में जाकर उसके नोट पैड पे देखो तो वहाँ 3 अल्फाज लिखे थे, झूठी, कवर अप,
विलन, अदाकारी, झूठे आंसू, हक, हाँ। उसने सर झटका। नीले सोफे और कॉफ़ी मेकर उसे खामोशी से काम करते हुए देख रहे थे। तुम लोगों को कुछ समझ आ रही है इस कहानी की? मतलब चल क्या रहा है यार? मतलब मैं मानती हूँ कहानी बहुत अच्छी लिखी जा रही है, एक पूरा सेटअप है, डिफरेंट कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बार बार डिफरेंट नॉवेल्स की चीज़ें क्यों यूज़ की जा रही हैं। इस मोमेंट पर आकर ना मुझे लग रहा है कि यार मतलब ज़रूरत ही क्या है डिफरेंट चीज़ें जो पहले नॉवेल्स में यूज़ हो चुकी हैं उनको यूज़ करने की। मतलब कि अगर आप लोग देखें, एक चीज़ होती फ़ैन मूवमेंट, वो वाली भी बात हुई थी, फ़ैन मूवमेंट वाली बात, वो भी मुझे लगा कि यार वो बिल्कुल मतलब पता नहीं क्यों यार मुझे बार बार क्यों दूसरा नावल याद आ जाता है, मुझे क्यों इस तरह से फ़ील होता है कि उसका रेफरेंस यूज़ हुआ है। जैसे कि अगर देखा जाए कि वो वाली बात कि जब भी कोई नई जगह पर आता है तो उसको पता चलना चाहिए कि मलका आई है, तो ये वो मुझे बहुत अजीब लगा कि यार क्या ज़रूरत है तुम्हें उस चीज़ को पिक करना है, उस चीज़ को। अगर हम निम्रा की बात करें तो निम्रा के नावल मुझे पसंद हैं, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही कि मैं जानबूझकर हर बात में निम्रा को लेकर आ रही हूँ। एट दैट मोमेंट मुझे फील हो रहा है कि यार वो लिखती मतलब मेहरुनिसा बहुत अच्छा लिखती है, नो डाउट शी इज़ बेस्ट। मतलब यार तुम अपना लिखो, तुम क्यों हर बात में उसका रेफरेंस लेकर आ रही हो? जब ऐसे ऐसे रेफरेंस यूज़ होंगे आपको झलक नज़र आएगी उस नावल की। और बात बात में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उनका स्टाइल फ़ील होता है, निम्रा का बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। मुझे अजीब लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये निम्रा का नावल भी नहीं है और लेकिन उस जैसा ही है, तो कहानी भी थोड़ी अजीब लगती है यार। ऐसे मुझे मज़ा नहीं आता कि एक होता है ना रीडर्स के माइंड में यही होता है कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि डिफरेंट स्टोरी हो, डिफरेंट आपका माइंड पहले से सोचे कि यार ये क्या, ये तो बिल्कुल नई बात है, ये तो हमने पहले सुनी भी नहीं है। लेकिन इसमें बात बात पे मुझे लग रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ा है कहीं। तो ऐसे ना आप बोर होना शुरू हो जाते हो, आपको बुरा लगने लग जाता है। आप मुझे पता नहीं, मुझे मेरी यही फीलिंग्स आ रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ? क्योंकि अब वो देखो, वो मुझे याद है कि वो शहज़ादी ताशा जब वो बनती है तो उस पर सारा कुछ आता है, ठीक है? उसमें उसने ऐसा से आकर बरमला नहीं कहा था कि ये वो मैं तो कि सबको पता चलना चाहिए। उसने पहले स्टेप लिए थे और बाद में उसने वजाहत की थी, ठीक है? इसमें ये पूरा पूरा कह रही है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी ताकि सबको पता चले कि मैं आई हूँ। तो मुझे तो ये बड़ी अजीब बात लगी कि अगर तुमने करना ही था तो तुम मेंशन मत करो कि लोगों को सोचने दो कि उसने आते ही ये स्टेप क्यों लिए। लोगों को समझने दो कि भाई उसने क्यों लिए, वो थोड़ा सोचें भी। वो आते ही खुद को कह रही है, ख़बरदार कर रही है कि मैं ऐसे स्टेप मतलब हम रीडर हम पढ़ रहे हैं ना, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो क्या स्टेप ले रही है मलका बनने के बाद, वो उस ऑफ़िस में आने के बाद क्या क्या कर रही है, ठीक है? तो वो मुझे बात बात पर याद आता है। और इधर से ये डॉक्टर की सारी स्टोरी, डॉक्टर वाला भी वो झूठ बोल रही है, वो सारा कुछ झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे इससे माहिर याद आ रहा है। माहिर का जब वो इलाज करती है उसकी डॉक्टर, और इस तरह से यार कॉपी जो होता है ना वो इतना परफेक्शन वाला नहीं होता। आई डोंट नो कि मुझे क्या वर्ड्स बोलने चाहिए, बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मतलब एट दैट मोमेंट कि मैं फ़ील कर रही हूँ कि यार क्या मैं नावल पढ़ रही हूँ। इस नावल को थोड़ा डिफरेंट होना, जैसे कि नावल्स होते हैं उनका अपना स्टाइल होता है। राइटर की एक स्टोरी दूसरी स्टोरी के साथ नहीं मिलती, ठीक है? अगर निम्रा के हम नावल्स देख लें, मैं बहुत सारे राइटर्स को पढ़ती हूँ, उनका एक स्टाइल होता है जो सेम होता है, हर पैटर्न उनका सेम होता है, ठीक है? लेकिन उनकी स्टोरी थीम जो होती है ना वो दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जन्नत के पत्ते एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट थीम है उसकी, ठीक है? हालिम की एक डिफरेंट थीम है, सही है? मैं मेहरुनिसा का पहला नावल पढ़ रही हूँ, इसकी डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो निम्रा के नावल्स के हैं।
मतलब पूरी पूरी लाइंस यूज़ हुई हैं, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तुम अगर सिंपल अपने वे से चलो तो वो भी बहुत डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत लिखा है या बहुत बुरा लिखा है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मेरा पर्सनल रिव्यू है। ना मैं ये कह रही हूँ कि वो बुरा लिखती हैं, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, वो जिस तरह से सारे वर्ड्स को कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और के स्टाइल, उनके जुमले लें, उनके वो लाइंस पिक करें, उनको ज़रूरत नहीं है। वो बस एक कॉन्सेप्ट लें, लेकिन उनके वर्ड्स अलग हों, उनका स्टाइल अलग हो। पर पता नहीं, अंकबूत में भी मुझे ऐसे फ़ील हुआ था और मुझे अज़ाज़ील में भी ऐसे फ़ील हुआ था मुझे। और ये जो कार्ब डाइम में तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी बहुत अच्छी थी। उसमें सिर्फ लाइंस पिक की जाती हैं, उसमें लाइंस राबिया ने लाइंस ली थी कुछ, उसमें पता नहीं मैं क्या ही कहूँ। खैर, तो ये थी आज की एपिसोड। मैं इस पर रिव्यू नहीं कर रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा अजीब, कभी वो उसने अपना रेस्टोरेंट लिया है, उसके बाद एट अ टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑन द अदर साइड वो डरती है उसके कुछ बहुत ज़्यादा। वो एक तरफ से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, दूसरी तरफ से वो ऐसी बहुत वीक है, मतलब वो इलाज अपना करवा रही है। वीक इन नॉट इन द सेंस, बस मुझे वो एक तरफ से ना, जब फ़लसफ़ा झाड़ने की बात होती है, जब दूसरे को समझाने की बात होती है ना, तो जो दूसरा करैक्टर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि वो उसको सारी समझ आ रही होती है, ठीक है, वो अगले बंदे की सिचुएशन को फ़ौरन समझ आए। लेकिन जब उसकी खुद की होती है तो वो समझ नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आ रही होती, वो इतना डम होता है, इतना इतना अजीब लग रहा है ना मुझे। मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई यहाँ इस पर आकर। दरमियान पहले मुझे लगा कि क्या बोरिंग नावल है, कोई स्टोरी ही नहीं है। शुरू में बहुत ही मुझे ना अजीब सा लगा नावल, दरमियान में मुझे लगा वाह यार क्या स्टोरी है, क्या ट्विस्ट आया इसके अंदर। अब जाकर मुझे लग रहा है कि यार क्या अजीब यार चल रहा है सब कुछ, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें, फ़लसफ़ा, इतना ज़्यादा फ़लसफ़ा, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यार। समटाइम्स ज़रूरत नहीं होती डायलॉग धड़ 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 बोलो, आपको समझ आए, इतना ज़्यादा फ़लसफ़ा आपके सर से भी अक्सर गुजर जाता है। खैर, मैं अभी मेरा फ़िलहाल महरुनिसा का कोई भी नावल पढ़ने का इरादा नहीं है। उसके बहुत सारे नावल्स हैं जो मुझे फ़रमाइश आ रही है कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मेरा इरादा नहीं है। मैं वो वाले नॉवेल्स पढ़ना चाहती हूँ जो पुराने थे, जो बहुत अच्छे, मतलब पुराने राइटर्स ने लिखे हैं। ये तो न्यू राइटर्स हैं और इनका स्टाइल थोड़ा न्यू है, तो मैं पढ़ूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनके नॉवेल्स बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना मूड चेंज करना चाह रही हूँ और मैं पुराने नॉवेल्स पढ़ना चाह रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा डिफरेंट हट कर पढ़ूँगी, ठीक है। जैसे डाइजेस्ट नॉवेल्स की स्टोरीज़ होती हैं, जैसे कि डिफरेंट डाइजेस्ट में लोग लिख रहे हैं, तो मैं डिफरेंट कुछ चूज़ करना चाहूँगी। और मतलब महरुनिसा के अभी नहीं पढ़ना चाहूँगी। नूर राजपूत का भी मैं पढ़ रही हूँ, अनकबूत। उसके बाद अभी भी मेरा नूर राजपूत का भी पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। इन दोनों को अभी मैं नहीं पढ़ूँगी। मैं अभी वो वाले नॉवेल्स पढ़ूँगी जो मेरे पर्सनली मेरे फेवरेट है। अगर आपको लोग नहीं सुनने तो मैं यही कहूँगी कि भाई मत सुनो, इतने अच्छे नॉवेल्स हैं यार। तुम लोग ठीक है ट्रेंड के साथ भी चलो, हम ट्रेंड को भी लेकर चलेंगे, लेकिन जो मेरे फेवरेट है वो भी आप लोगों को सुनने पड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।